जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके बुक से प्लस जो है आपके पीवाईक्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब इनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustan knowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का ये पेज आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो बीपीएससी 102 आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस चलते अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह देश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य राष्ट्र बनाता है। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने तैयार किया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा भारतीय संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून है। यही जो है देश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य राष्ट्र बनाता है। संविधान जो है हमारा 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ था और जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहला विशेषता है कि लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की कार्यप्रणाली को विस्तार से बताया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब इसको क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। क्या किया? अंगीकृत, यानी कि जब इसे अंगीकृत और लागू किया गया तब इसमें इतने पार्ट थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ये बढ़कर हो गए 848 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीजें बढ़ गई, डेटा आप लोग याद रखिएगा। 448 के अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो गई और 25 इसके भाग हो चुके हैं। इसके बाद संघात्मक व्यवस्था। तो भारत एक राष्ट्र, संघीय राष्ट्र है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, लेकिन इसे एकात्मक संघ कहा गया है क्योंकि केंद्र सरकार को कुछ अधिक शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसलिए इसे कहा गया है एकात्मक संघ। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रणाली। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे मतदान द्वारा चुनती है। सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की होती है। इसके बाद संसदीय प्रणाली। तो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो है पास होती है। इसके बाद इसमें मौलिक अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में। तो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब क्या है? मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार जो होते हैं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जैसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ये सब जो है मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। इसके बाद निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। तो संविधान में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें सरकार को नीतियों में अपनाना चाहिए, जैसे गरीबी उन्मूलन, समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। ये अधिकार जो है कानूनन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
इसके बाद धर्मनिरपेक्षता, यानी कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को यहाँ पर जो है समान सम्मान दिया जाता है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। संविधान जो है, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। इसे आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संविधान को संशोधित तो करते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना यानी कि मूल ढांचे में हम लोग यहाँ पर जो है कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत एक न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग है। यानी कार्यपालिका जो है और विधायिका से अलग है, ये कानून की रक्षा करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर जो भारत की न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग होती है। इसका काम होता है कानून की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारतीय संविधान न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि यह भारत की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। इसकी विशेषताएं इसे विश्व के सबसे अनोखे संविधानों में एक बनाती है। यह हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यानी कि संविधान जो होता है वो भारतीय नागरिकों को क्या करती है, समानता, स्वतंत्रता और जो है न्याय की गारंटी देता है। तो यहाँ पर हमने देखी ये जो संविधान सभा की हमारी विशेषताएं थी। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए उनकी कैसी प्रकृति है और उनका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं दिए गए, बल्कि उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। ये कर्तव्य संविधान के भाग चौथे के काम में वर्णित हैं, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। तो नैतिक और सामाजिक दायित्व, तो ये कर्तव्य नागरिकों के नैतिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति से जुड़े दायित्वों को दर्शाते हैं, जैसे राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, संविधान सभा का पालन करना। ये सब क्या है, ये जो है नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद कानूनी बाध्यता नहीं, मौलिक कर्तव्य कानूनी बाध्यकारी नहीं है, यानी कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो उस पर कोई जो है दंड नहीं है, यानी उस पर कोई दंड नहीं लगेगा, लेकिन संसद चाहे तो ऐसे कानून बना सकती है जो इन कर्तव्यों को लागू कर सके। इसके बाद जो है सभी नागरिकों के लिए समान, ये कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो। यानी कि सभी नागरिकों पर क्या होगा, समान कानून यहाँ पर लागू होते हैं। इसके बाद अनुपालन का नैतिक आधार, इन कर्तव्यों का उद्देश्य नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि हर नागरिक राष्ट्र के प्रति अपना जो है कर्तव्य निभाए। क्या कर रहा है, अनुपालन का नैतिक आधार होता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और जो है उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर सेवा देना, सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना, महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी सोच को बढ़ावा देना। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में शिक्षा दिलाना। ये सब जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो इनको आप लोग पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप लोग इनको लिखें। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। तो सबसे पहला इसका महत्व है राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देना। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना को पैदा करते हैं। इसके बाद अधिकारों कर्तव्यों में संतुलन, तो मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है ताकि समाज में संतुलन और अनुशासन बना रहे। इसके बाद लोकतंत्र की मजबूती, जब नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है और संविधान की गरिमा बनी रहती है। इसके बाद इनका काम होता है सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, तो सभी धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों का सम्मान करना, सामाजिक एकता और शांति को बढ़ावा देता है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा पर जोर देना, पर्यावरण की रक्षा और बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक कर्तव्य बनाकर सतत विकास और जागरूक नागरिकता को बढ़ावा दिया गया है।
इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक अहम और प्रेरणादायक हिस्सा है। यह नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि जितना जरूरी अधिकार है उतना ही जरूरी अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। यदि हर नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे तो भारत एक सब संगठित और जो है सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद प्राप्त है। वह भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। लेकिन भारत एक संसदीय लोकतंत्र होने के कारण राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां सीमित होती हैं। फिर भी संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। यानी कि हमारा जो देश है वो संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए राष्ट्रपति के पास जो है वास्तविक कार्यकारी शक्तियां सीमित होती है, यानी उसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती है। अप्रत्यक्ष रूप से वो काम करता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसके पास जो है कम शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्यकारी उसकी शक्तियां क्या होती है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो उसकी कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। प्रधान जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी कि तीनों हमारी फोर्स है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सबकी कमांड किसके हाथ में होती है। राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यानी कि तीनों के सेनापति सर्वोच्च सेनापति कौन होती है, राष्ट्रपति होती है। इसके बाद बात करेंगे विधायी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्रों को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। संसद का पहला सत्र हर वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। वह संसद से पारित विधेयकों को मंजूरी देता है, तभी वे कानून बनते। यानी कि कोई भी संसद विधेयक बनाएगी वो क्या करेगी, वो जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यानी कि राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून बनेगा। उस पर राष्ट्रपति साइन करने से मना कर देती है तो वो वापस जाएगा, क्या जाएगा, वापस जाएगा संसद में। फिर संसद उसे जो है पारित कर सकती है, उसे कानून बना सकती है। कोई जबरन नहीं होता है कि राष्ट्रपति साइन नहीं करे तो वो कानून नहीं बनेगा। कुछ मामलों में राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार की लौटा सकती है। सिर्फ गैर मनी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो संसद में बजट राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक यानी कि मनी बिल बिना राष्ट्रपति की सिफारिश को नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, वित्त आयोग और रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पदों की नियुक्ति भी करती हैं। इसके बाद देखते हैं न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। वह किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है या फिर टाल सकता है, विशेषकर जब सजा मौत की हो या जब मामला केंद्र सरकार के अधीन हो। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उसकी सजा माफ भी कर सकती है, उसे कम भी कर सकती है और जो है टाल भी सकती है। इसके बाद उनके पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। इसके बाद राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, तो जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट हो तो वहां पर क्या होगा, राज्य आपातकाल लग सकता है। इसके बाद आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360, तो देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा होने पर भी जो है आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकती है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति की भूमिका गरिमामयी और सम्मानजनक है। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते, लेकिन संविधान की रक्षा, विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह भारतीय लोकतंत्र की एकता, अखंडता और स्थायित्व के प्रतीक हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ शासन की प्रक्रिया को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। यह संस्थाएं ग्राम स्तर पर लोगों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी का
अवसर देती हैं और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाती हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है पंचायती राज को यह संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अब यहाँ पर त्रिस्तरीय संरचना, तो पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर पर कार्य करती हैं, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर। इस त्रिस्तरीय प्रणाली से शासन को निचले स्तर तक पहुंचाया गया है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा का गठन गांव के वयस्क नागरिकों द्वारा होता है, जो पंचायत के काम काज की निगरानी करती है। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है वो क्या करती है, लोकतंत्र को जो है जमीनी स्तर पर मजबूत प्रदान करता है। इसके बाद ग्राम सभा की भूमिका, तो ग्राम सभा पंचायत राज की आत्मा है। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें गांव की सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा योजनाओं की स्वीकृति, बजट, विकास कार्यों की समीक्षा आदि कार्य करती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसके बाद नियमित चुनाव, तो संविधान के अनुसार हर 5 वर्षों में चुनाव होना अनिवार्य है। इससे सत्ता में जवाबदेही और जो है नियमित बदलाव सुनिश्चित होता है। इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह समाज के कमजोर वर्गों को सत्ता में भागीदार का अवसर देती है। महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं, जिससे कई राज्यों ने बढ़ाकर जो है 50% भी कर दिया है। यानी कि जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया है। इसके बाद है वित्तीय सशक्तिकरण, तो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर कर लगाने, वसूली करने और व्यय करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। इसके बाद विकास कार्यों में भागीदारी, तो पंचायती राज संस्थाएं गांव के विकास की योजनाएं बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, जैसे सड़क निर्माण, जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इसके बाद प्रशिक्षण और निगरानी, तो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सकें। इसके साथ ही इन संस्थाओं के कार्यों की निगरानी भी की जाती है, यानी कि इसका काम क्या होता है, प्रशिक्षण और निगरानी करना। इसके बाद निष्कर्ष, तो पंचायती राज संस्थाएं भारत की ग्रामीण विकास और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ये संस्थाएं लोगों को शासन में सीधा भाग लेने का अवसर देती हैं। ये स्थानीय समस्याओं को समाधान स्थानीय स्तर पर करती हैं। इनकी मजबूती से ही जो है सशक्त भारत का निर्माण संभव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है पंचायती राज संस्थाओं के लक्षण क्या है, वो सारे हमने यहाँ पर देख लिए। उससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। इसके बाद हमने देखा था कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य क्या है, उनकी प्रकृति, उसका महत्व क्या है। और उससे पहले हमने लोगों ने देखा था भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।